सोचिए अगर एक दिन ऐसा आए जब यूके में रह रहे लाखों लोगों को ये कहा जाए कि अब 5 साल बाद आपको ऑटोमेटिक सेटलमेंट नहीं मिलेगी। सोचिए जिन लोगों ने ये सपना देखा था कि बस 5 साल मेहनत करनी है फिर स्थायी रूप से यूके को अपना घर बना लेना है, अचानक उनसे कहा जाए कि अब ये नियम बदल गया है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि उन लोगों के दिल पर क्या बीतेगी जिनका पूरा फ्यूचर इसी उम्मीद पर टिका था। अब बात सिर्फ टाइम की नहीं, कंट्रीब्यूशन की हो रही है। यानी आप सिर्फ यूके में रहकर क्वालिफाइड नहीं होंगे बल्कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपने इस देश के डेवलपमेंट में रियल कंट्रीब्यूशन दिया है। ये रूल सिर्फ नए एप्लीकेंट्स पर नहीं बल्कि पहले से यूके में सेटल्ड लोगों पर भी असर डाल सकता है। क्या इसका मतलब ये है कि उनका भी सपना अधूरा रह जाएगा? क्या यूके अब सेटलमेंट को एक प्रिविलेज की तरह देख रहा है, न कि राइट की तरह? क्या आने वाले सालों में ILR सिर्फ लकी या हाईली स्किल्ड लोगों तक सीमित हो जाएगी? इन सब सवालों के जवाब शायद यूके के इमिग्रेशन फ्यूचर को डिफाइन करेंगे। तो आज हम बात करेंगे इसी कंफ्यूजन के बारे में कि क्या वाकई अब यूके में 5 साल बाद ILR मिलना बंद होने वाला है, और अगर ऐसा है तो इसका असर किन लोगों पर पड़ेगा, और किस तरह से आने वाले एप्लीकेंट्स को अपनी प्लानिंग बदलनी पड़ेगी। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, इमिग्रेशन, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि हम इसे इमोशनल एंगल से नहीं बल्कि फैक्ट्स और नंबर्स के थ्रू समझें। आज हर देश में इमिग्रेशन डिबेट चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि माइग्रेंट्स इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, नए स्किल्स लाते हैं और सोसाइटी को डाइवर्स बनाते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इमिग्रेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इससे लोकल रिसोर्सेज और जॉब्स पर दबाव पड़ रहा है। सच क्या है, ये समझने के लिए हमें डेटा देखना होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं बिग पिक्चर की। ये डेटा दिखाता है कि कितने लोग कंट्री में आ रहे हैं, यानी इमिग्रेशन, और कितने लोग बाहर जा रहे हैं, यानी इमिग्रेशन। जब हम नेट माइग्रेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है आने वाले लोगों की संख्या में से जाने वाले लोगों की संख्या घटा दी जाए। अगर ज्यादा लोग आ रहे हैं और कम जा रहे हैं तो नेट माइग्रेशन पॉजिटिव होता है, अगर इसके उल्टा है तो नेगेटिव। अब अगर हम पिछले कुछ सालों के डेटा को देखें तो 2012 से लेकर 2023 तक नेट माइग्रेशन लगातार बढ़ता रहा है। 2023 में ये नंबर करीब 900,000 के आसपास पहुंच गया था। सोचिए जब कुछ साल पहले डेविड कैमरन ने कहा था कि वो इमिग्रेशन को टेंस ऑफ थाउजेंड्स तक लाना चाहते हैं, तो आज के आंकड़े उससे कितने आगे निकल चुके हैं। हालांकि रीसेंट डेटा में थोड़ी गिरावट दिख रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन नंबर्स को सावधानी से देखना चाहिए, क्योंकि ये प्रोविजनल डेटा है और बाद में रिवाइज भी होता रहता है। अगर पॉपुलेशन के कंपैरिजन में देखें तो ये नेट माइग्रेशन करीब 1.25% यानी 1.5% के आसपास है। ये सुनने में शायद छोटा फिगर लगे, लेकिन जब आप पॉपुलेशन के बेस से कंपेयर करते हैं तो ये अनप्रेसिडेंटेड लेवल है। इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि यूके या इंग्लैंड में नेट माइग्रेशन इतना ज्यादा रहा हो। अगर हम डेटा को 1541 से देखें, टूडो इरा यानी हेनरी दी 8 के समय से लेकर अब तक, तो ज्यादातर समय ऐसा रहा है कि इंग्लैंड से ज्यादा लोग बाहर गए हैं और कम आए हैं। माइग्रेशन उस समय अक्सर नेगेटिव रहा, लेकिन आज के समय में सिनेरियो उल्टा हो गया है। आज यूके में आने वाले लोगों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कौन सी पॉलिसीज या परिस्थितियां हैं जिन्होंने ये बदलाव लाया। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा रीजन ब्रेक्सिट के बाद इमिग्रेशन रूल्स में हुए बदलाव है। पहले EU सिटीजन्स के लिए यूके आना आसान था, लेकिन ब्रेक्सिट के बाद जब EU माइग्रेशन पर रिस्ट्रिक्शंस लगी तब गवर्नमेंट ने नॉन EU माइग्रेशन के लिए रास्ते खोले। नए रूल्स के तहत नॉन EU कंट्रीज से लोगों के लिए, खासकर स्टूडेंट्स के लिए यूके में एंट्री लेना आसान बना दिया गया। नतीजा ये हुआ कि EU माइग्रेशन तेजी से गिरा और नॉन EU माइग्रेशन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। सरल शब्दों में कहें तो यूके ने EU माइग्रेंट्स की जगह नॉन EU माइग्रेंट्स को अलाउ करना शुरू कर दिया, और वो भी बहुत बड़े स्केल पर ही। अब देखते हैं कि ये लोग किन कैटेगरीज में आ रहे हैं। क्या ये सारे असाइलम सीकर्स हैं या इलीगल इमिग्रेंट्स? इसका जवाब थोड़ा सरप्राइजिंग है। स्मॉल बोट अराइवल्स, जिनकी तस्वीरें अक्सर मीडिया में वायरल होती हैं, वो टोटल इमिग्रेशन का सिर्फ 4.8% हिस्सा है, यानी 5% से भी कम। बाकी सब लीगल माइग्रेशन है। वो
लोग जो पूरी तरह गवर्नमेंट पॉलिसीज के तहत लीगल वीजा लेकर यूके आ रहे हैं। अब अगर हम इस लीगल माइग्रेशन को कैटेगरी वाइज देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा स्टूडेंट्स का है, यानी वो लोग जो पढ़ाई करने के लिए यूके आ रहे हैं। इसके बाद आते हैं वर्क वीजा होल्डर्स और फिर बाकी कैटेगरीज आई जैसे फैमिली रियूनिफिकेशन या असाइलम सीकर्स आई। स्टूडेंट वीजा वाले माइग्रेंट्स का नंबर इतना बड़ा है आई कि वो टोटल इमिग्रेशन का मेजॉरिटी हिस्सा बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यूके में पढ़ाई के लिए आते हैं आई वो अपनी पढ़ाई के बाद स्टडी वीजा से किसी दूसरे वीजा कैटेगरी में स्विच कर लेते हैं। 2019 में करीब 20% स्टूडेंट्स ने कोर्स पूरा करने के बाद न्यू वीजा लिया था, लेकिन 2022 तक ये नंबर बढ़कर लगभग 60% तक पहुंच गया आई, यानी अब 10 में से 6 स्टूडेंट्स आगे चलकर वर्क वीजा आई या किसी दूसरे रूट से परमानेंट सेटलमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट वीजास अब सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं रह गए हैं आई, वो कई लोगों के लिए एक लॉन्ग टर्म सेटलमेंट रूट बन चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग वर्क वीजा पर यूके रहे हैं आई वो किस तरह की जॉब्स कर रहे हैं, क्या वो वही हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं जिनकी पॉलिटिशियंस बात करते हैं आई। डेटा बताता है कि पिक्चर थोड़ी मिक्स्ड है। पैंडेमिक के दौरान हेल्थ आई और सोशल केयर सेक्टर में बहुत बड़ी डिमांड आई, उस समय लाखों फॉरेन नर्सेज, डॉक्टर्स और केयर वर्कर्स यूके आए। लेकिन पैंडेमिक के बाद जब हेल्थ रिक्रूटमेंट थोड़ा स्लो हुआ आई तो स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में कमी आने लगी। इसके मुकाबले टेम्पररी वर्क वीजा होल्डर्स की संख्या तेजी से बढ़ी, यानी अब यूके में कम स्किल्ड आई या सेमी स्किल्ड वर्कर्स की एंट्री भी बढ़ रही है। अब फिर आते हैं स्मॉल बोट्स के मुद्दे पर, क्योंकि ये पॉलिटिकली सबसे ज्यादा डिस्कस्ड टॉपिक है आई। पिछले कुछ सालों में स्मॉल बोट्स से चैनल पार करने वाले लोगों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है आई, लेकिन टोटल इमिग्रेशन के कंपैरिजन में ये अभी भी बहुत छोटा हिस्सा है। फिर भी ये इश्यू इसलिए बड़ा बन जाता है क्योंकि इसमें इलीगल एंट्री, बॉर्डर कंट्रोल और असाइलम प्रोसेस आई जैसे सेंसिटिव फैक्टर्स शामिल हैं आई। डेटा के अनुसार 2025 तक यूके में करीब 125,000 असाइलम सीकर्स पेंडिंग स्टेटस में हैं, यानी उनकी केसेस अभी चल रही हैं आई। ये नंबर कैम्ब्रिज जैसे शहर की पॉपुलेशन के बराबर है। अब अगर असाइलम अप्रूवल्स की बात करें तो उसमें भी एक बड़ा बदलाव आया है। पहले के मुकाबले अब असाइलम सीकर्स के लिए यूके में रहने की परमिशन पाने की संभावना कहीं ज्यादा बढ़ गई है। पिछले कुछ सालों में अप्रूवल रेट्स में 600% की वृद्धि देखी गई है। 2011 में जहां करीब 35% असाइलम सीकर्स को बेल आई या टेम्पररी स्टे मिलती थी, वहीं 2025 तक ये फिगर बढ़कर 51% तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि अब आधे से ज्यादा एप्लीकेंट्स किसी न किसी रूप में यूके में रह पा रहे हैं। ये ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसका सीधा असर ये है कि यूके में असाइलम सीकर्स की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। अब ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, बहुत से लोग सोचते हैं कि माइग्रेशन क्राइसिस सिर्फ यूके की प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है। डेवलप्ड वर्ल्ड के कई देशों में असाइलम एप्लीकेशंस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं। OECD देशों में असाइलम सीकर्स की संख्या 1980s के बाद से सबसे ऊपर है। यूरोप में नंबर्स बढ़े हैं, लेकिन उतने नहीं जितने यूएस में। यूएस सदर्न बॉर्डर पर जो सर्ज आया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। ओबामा के समय माइग्रेशन स्टेडी था, ट्रंप के समय नंबर्स शार्पली नीचे आए और बाइडेन के टाइम पर फिर से रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज कंट्रोवर्शियल जरूर थी, लेकिन डेटा के हिसाब से उन्होंने बॉर्डर क्रॉसिंग को काफी हद तक रिड्यूस किया, जबकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ये संख्या कई गुना बढ़ गई। अब कुछ लोग कहते हैं कि इलीगल माइग्रेशन को रोकना इम्पॉसिबल है, लेकिन डेटा ये भी दिखाता है कि पॉलिटिकल विल और स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट से नंबर्स कंट्रोल किए जा सकते हैं। अगर हम वापस यूके की बात करें तो लीगल माइग्रेशन यानी स्टूडेंट्स और स्किल्ड वर्कर्स के केस में यूके आज दुनिया के टॉप डेस्टिनेशंस में से एक है। यूके में आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन असाइलम सीकर्स के मामले में यूके का नंबर कई देशों से कम है। अगर पॉपुलेशन रेशियो से देखें तो यूके में 1 असाइलम सीकर हर 800 लोगों पर है, जबकि आइसलैंड में ये रेशियो 1 in 94 है। इसलिए ये कहना कि यूके पूरी तरह ओवरवेल्म्ड है सही नहीं होगा, लेकिन ये भी सच है कि पिछले कुछ सालों में पेस और पैटर्न दोनों ड्रास्टिकली बदले हैं। अब सोचिए, जब हिस्टोरिकल
रिकॉर्ड्स में कभी माइग्रेशन इतना नहीं बढ़ा आई और आज रिकॉर्ड हाई पर है, तो सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स तीनों पर इसका डीप इम्पैक्ट पड़ना स्वाभाविक है। इमिग्रेशन एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसमें ह्यूमैनिटी भी है, इकोनॉमी भी और पॉलिटिक्स भी। एक तरफ माइग्रेंट्स वो लोग हैं जो बेटर फ्यूचर की तलाश में अपने घर छोड़ते हैं, दूसरी तरफ लोकल सिटीजन्स हैं जो सोचते हैं कि उनकी जॉब्स, हेल्थ केयर, हाउसिंग जैसे रिसोर्सेज पर दबाव बढ़ रहा है। यूके की गवर्नमेंट के लिए ये बैलेंसिंग एक्ट बहुत मुश्किल हो गया है। अगर माइग्रेशन कंट्रोल किया जाए तो यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रीज को स्किल्ड वर्कर्स की कमी झेलनी पड़ती है, लेकिन अगर रूल्स सॉफ्ट किए जाएं तो पब्लिक प्रेशर बढ़ जाता है। पोस्ट ब्रेक्सिट वर्ल्ड में यूके ने ग्लोबल माइग्रेशन का नया मॉडल अपनाया है, जहां नॉन ईयू माइग्रेंट्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं। इससे एक तरफ टैलेंट और स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेकिन साथ ही कल्चरल इंटीग्रेशन और हाउसिंग जैसे इश्यूज भी बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए यूके अब भी सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस में से एक है, लेकिन अगर स्टडी वीजा को इनडायरेक्टली सेटलमेंट रूट की तरह यूज किया जाने लगा तो इससे पॉलिसीज में फर्दर टाइटनिंग देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ असाइलम सिस्टम भी बहुत स्ट्रेस्ड है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेटिंग फॉर डिसीजन, लिमिटेड अकोमोडेशन और स्लो लीगल प्रोसेस, ये सब मिलकर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। ओवरऑल अगर देखें तो यूके आज एक ऐसे पॉइंट पर है जहां उसे डिसाइड करना होगा कि उसका फ्यूचर माइग्रेशन मॉडल क्या होगा, ओपन एंड अपॉर्चुनिटी ड्रिवन या कंट्रोल्ड एंड सिलेक्टिव। सवाल ये नहीं है कि इमिग्रेशन गुड है या बैड, सवाल ये है कि क्या ये सस्टेनेबल है, क्या सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल और फेयर है कि वो जेन्युइन स्टूडेंट्स, वर्कर्स और रेफ्यूजीज को सपोर्ट कर सके बिना नेशनल कैपेसिटी से ज्यादा प्रेशर डाले। शायद यही वो बैलेंस है जिसे अचीव करना आज हर डेवलप्ड कंट्री की सबसे बड़ी चैलेंज बन चुका है। माइग्रेशन सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं है, ये स्टोरीज हैं उन लोगों की जो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में हैं, और साथ ही ये स्टोरीज हैं उन सोसाइटीज की जो अपने आइडेंटिटी और स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करना चाहती हैं। इतिहास गवाह है, हर दौर में माइग्रेशन ने सिविलाइजेशंस को शेप किया है, लेकिन आज जो स्केल और स्पीड है वो हमें नए सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या मॉडर्न इकोनॉमीज इतने हाई माइग्रेशन फ्लोज को अब्सॉर्ब कर सकती हैं? क्या एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट सिस्टम्स इतने डायनामिक हैं कि न्यूकमर्स को इंटीग्रेट कर सके? इन सवालों के जवाब आसान नहीं है, लेकिन अगर हम फैक्ट्स के साथ कामली और ऑब्जेक्टिवली सोचे तो शायद हम इमोशनल डिबेट से हटकर एक बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। और आखिर में यही मकसद है कि हम इमिग्रेशन पर एक इन्फॉर्म्ड और थॉटफुल डिस्कशन कर सकें, ना कि सिर्फ स्लोगन्स या फियर पर बेस्ड रिएक्शंस दें।